हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज गौरव कुमार। वेलकम टू फिजिक्स रडार। आज का टॉपिक वर्क पावर एनर्जी। चाहे आपको पढ़ना हो वर्क, चाहे पढ़ना हो एनर्जी, चाहे पढ़ना हो पावर या फिर पढ़ना हो कोलिजन, आज की क्लास के बाद कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा। सारे डाउट्स क्लियर होंगे क्योंकि हम इस क्लास के अंदर बेसिक से लेके एडवांस तक का सारा कुछ कवर करने वाले हैं। ये समझ लो, ये वन शॉट वीडियो लेक्चर भले ही है, इतने कम समय में जितना ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको दे सकते हैं उतना हम प्रोवाइड करेंगे। कोई भी कंसेप्ट नहीं छूटेगा, चाहे वो डेरिवेशन हो गए, चाहे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो गए, वो सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि साथ साथ में नोट्स बनाइए। अगर आपको फिर भी हमारे इस क्लास के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट है बच्चों www.physicsradar.com और उसके बाद मोर पर जाकर फ्री रिसोर्सेज में जब क्लिक करेंगे तो सारे चैप्टर्स के हमारे वन शॉट वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। आप उस वीडियो के उस लिंक पर क्लिक करिए और आपको वहां पर डाउनलोड कर सकते हो। करें स्टार्ट। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो स्टार्ट करने में सबसे पहला टॉपिक आ जाता है वर्क। वर्क का क्या मतलब होता है? लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर रखा हुआ है और इस पर एक हमने फोर्स अप्लाई किया। फोर्स तो पता ही है, पुश पुल मोशन इन क्या बोलते हैं उसको, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने। तो जैसे ही इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे और ये ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स डिस्प्लेस हो गया तो हम कहेंगे वर्क हुआ। यानी कि वर्क इज सेड टू बी डन इफ an object is displacing in the direction of the applied force। तो इसे क्या बोलते हैं? वर्क। अगर बात करें इसको मैथमेटिकल फॉर्म में तो वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना आपको आना चाहिए। नहीं आता है? मोशन इन अ प्लेन में वेक्टर क्वांटिटीज में आपको डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों पढ़ाए गए थे। आप आई बटन पर क्लिक करिए या फिर लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप जरूर कंप्लीट कर लेना। हमारी क्लास 11 फिजिक्स नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें सारे चैप्टर्स को कवर कराया गया। ठीक है, तो वर्क क्या है बताओ? ये एक डॉट प्रोडक्ट है किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। अब किसी वेक्टर को उसको आई जे के कंपोनेंट में लिखा जा सकता है, तो हमने क्या किया, उसके आई जे के कंपोनेंट में उसे लिख लिया। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट करना होगा तो क्या करोगे बताओ? x को x से मल्टीप्लाई कर देना, y को y से मल्टीप्लाई कर देना, z को z से मल्टीप्लाई कर देना। अगर यहीं पे बात की जाए कि भाई इसको एंगल के फॉर्म में बताओ तो वर्क डन इज द फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी कि एफ एस कॉस थीटा। मतलब क्या हुआ? अगर कभी भी ऐसा हो जाए कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट से एक एंगल बना रहा हो थीटा, तो उस केस में हमारे पास वर्क डन आता है एफ एस कॉस थीटा। चाहे आप डॉट प्रोडक्ट से समझ लो, चाहे आप कंपोनेंट समझ लो। क्यों? आपको ये तो पता ही होगा कि हर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा है हमने, बिल्कुल पढ़ा है। एक होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, एक होगा हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। जो इस डायरेक्शन में होगा वो कितना होगा बताओ? एफ कॉस थीटा। सही है यहां तक? इधर कितना होगा हमारा? एफ इंटू साइन थीटा। ये जो एफ साइन थीटा है ये एम जी को बैलेंस कर लेगा, एफ कॉस थीटा वर्क कराएगा। यानी कि वर्क डन किसके बराबर हुआ बताओ? वर्क डन इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। यानी कि अल्टीमेटली हम कह सकते हैं ये किसके बराबर है? एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट जूल होती है। ऐसा यूनिट जूल होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट इसको एक और यूनिट होती है सीजीएस यूनिट, दैट इज अर्ग। एक जूल का मतलब 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। इसकी डायमेंशन ml2t-2 होती है। सब कुछ आपको पता होना चाहिए। अब बात यह आती है कि वर्क के टाइप कितने होते हैं, तो हम फटाफट से बात करते हैं इनके टाइप की। तो वर्क के 3 टाइप होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पॉजिटिव नेगेटिव का तो मतलब वेक्टर से होता था, पॉजिटिव का मतलब इधर डायरेक्शन तो नेगेटिव का मतलब इधर डायरेक्शन, है ना? बट यहां कैसे? वर्क तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन कहां से आ गई? अरे मूर्खों, वर्क डन भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है। कैसे? अगर कभी भी किसी भी सिस्टम की, किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? इंक्रीज हो रही है, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है तो उस केस में वर्क डन हमारा जीरो होगा। समझ गए? अब इसके कुछ और कंडीशंस भी होती हैं। जैसे पहली कंडीशन आपको ये तो पता ही होगा कि वर्क डन जो होता है बच्चों, अभी हमने पढ़ रखा है, एफ एस कॉस थीटा। सही है बच्चों? और आपको यह भी पता होगा कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो थीटा जो होगा वो 90 से छोटा है, 0 से
बड़ा हो जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर कॉस पॉजिटिव तो वर्क डन किसका हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ गए? यानी कि कभी भी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक एक्यूट एंगल बन रहा हो, 90 डिग्री से छोटा बन रहा हो, तो उस केस में वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है। अगर यहीं पर थीटा की वैल्यू 90 से बढ़ के 180 तक चली जाए तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव का होता है, मतलब वर्क डन किसका होगा? नेगेटिव का होगा। और दूसरी चीज ये भी है कि अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। जैसे ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास, फोर्स लगा रहे हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट लग रहा है इधर। समझ गए इस चीज को? तो ये कहानी होती है हमारी किसकी? वर्क डन इन नेगेटिव कंडीशन। नेगेटिव कंडीशन है मतलब काइनेटिक एनर्जी कम हो रही होगी। बात करते हैं जीरो वर्क की। तो जीरो वर्क की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन की कॉस थीटा जीरो हो जाए। कॉस थीटा कब जीरो होगा? जब एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो एंगल कितना होगा? 90। तो उस केस में वर्क डन कितना होगा? 90। जैसे कोई कुली है, वो कुली ग्रेविटेशनल ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क कर रहा है। जैसे कुली ने क्या किया? लोड उठाया, मजदूर ने एक लोड उठाया, सर पे रखा, अब सर पे रखे वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। किधर जा रहा है बताओ? ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ भाई? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट लग रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया? 90। तो वर्क डन कितना हो गया? 0। बट दूसरी केस ये भी है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। एक दीवार है, उसको लगातार पुश करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। तो वर्क डन कितना होगा? 0। समझिए इस कहानी को। तो वर्क डन हमारा तीन तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। पॉजिटिव का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नेगेटिव का मतलब घटेगी, और अगर 0 की बात करें तो कांस्टेंट रहेगी। ये कहानी है हमारी वर्क डन की। सारी कंडीशन आपको पता होंगी। क्लियर है? समझ गए? ओके, समझ गए ना इस चीज को? तो ये हमारी कहानी होती है वर्क डन की। अब इस वर्क डन में कुछ चीजें और हैं। कैसे? आप कैसे कैसे वर्क को कैलकुलेट कर सकते हो। तो मान लो पहले एग्जांपल में हमारे पास फोर्स दिया हुआ है इतना, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इतना, और क्योंकि अब फोर्स कांस्टेंट वैल्यू हो गई, वर्क डन कैसे निकलता था बताओ? F वेक्टर डॉट S वेक्टर, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा। 5i प्लस 3j प्लस 2k और डॉट 2i माइनस 4j प्लस k। बच्चों डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i की i से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 प्लस 3 इंटू माइनस 4 माइनस का 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस का 2। 10 प्लस 2 कितना? 10 प्लस 2 12, 12 माइनस 12 0। समझ गए? ऐसे अगर मैं बात करूं इस केस में, इस केस में ये पोजीशन वेक्टर है, हमें वर्क डन चाहिए होता है तो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब होता है 5i प्लस 3j प्लस 2k हो गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है b माइनस से 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3i। ठीक है। एस वेक्टर याद रखना किसके बराबर है? पोजीशन वेक्टर b माइनस पोजीशन वेक्टर a। हमने वर्क उसमें मोशन इन अ प्लेन में जब वेक्टर पढ़ाया था तो अब कराया भी था इस चीज को। 5 और प्लस 2 7j हो जाएगा, प्लस 3 प्लस माइनस का 2 प्लस का k हो जाएगा। सही है? कर लो मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 प्लस 3 प्लस 7 21 प्लस 2 और 1 प्लस का 2। कर लोगे? 5 1 6 और 2 8, 2 और 1 38 जूल इज द आंसर। 38 जूल इज द आंसर। बट अगर फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वो वेरी कर रहा है। वेरी करने का मतलब है, देख रहे हो, F की एक इक्वेशन दे दी 2x प्लस 5। अब अगर आपको ग्राफ बनाओगे तो एक कर्व बनेगा। अब उस केस में हम वर्क कैसे निकालेंगे? उस केस में हम क्या करते हैं? हम करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज। dw किसके बराबर होगा? F इंटू dx के बराबर, क्योंकि इक्वेशन है। यानी कि dw इक्वल्स टू F की जगह कितना आ गया? 2x प्लस 5 इंटू dx। अगर हमें इसको टोटल वर्क डन निकालना है w, तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw। सही है? इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 इंटू dx। अब x की लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 2 तक। कर सकते हो इसे सॉल्व। 2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का इंटीग्रेशन x। यहां पर लिमिट कितनी लगेगी बताओ बच्चों? 0 से 2। कर लोगे सॉल्व? 2 से 2 कट गया। x में पहले अपर लिमिट लगाओ 2 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट लगाओ, प्लस 5 पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, 2 2 जा 4 माइनस 0, 5 2 जा 10, 4 प्लस 10 आंसर कितना हो गया? 14 जूल इज द आंसर।
ये पोजीशन डिपेंडेंट फोर्स था, तो उस केस में वर्क डन हम लोग निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द इंटीग्रेशन कैलकुलस। समझ गए? ठीक है, ओके। अगर यही हमारा फोर्स वेरिएबल है बट वो पोजीशन डिपेंडेंट कुछ इस फॉर्म में है, अभी सिर्फ एक्स में चेंज हो रहा था, यहां पे एक्स और वाई दोनों में चेंज हो रहा है, तो आप क्या करोगे? तो वो भी देख लो बच्चों। इसमें अगर नजर आ रहा हो आपको, ये एक्स कंपोनेंट है, ये बाई कंपोनेंट है, यानी कि हमें वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? F इंटू डी एक्स नहीं करेंगे, अब की बार F इंटू डी एस करेंगे। सही है? अब ये F इंटू डी एस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अब F की जगह लगा दो 5x² i कैप प्लस 3 j कैप। ओके, और इसकी जगह पे बोलो ds मतलब dx i कैप प्लस d j कैप। इसका मतलब क्या हुआ? x की x से मल्टीप्लाई कर लो, y की y से मल्टीप्लाई कर लो। अब x का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 5x² dx, लिमिट x की लिमिट 0 से 2 तक, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 3 dy और y की लिमिट 0 से 3 तक। कर सकते हैं इसे हम। उसके बाद अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो और लिमिट लगा सकते हो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन इस तरह से बन जाए कि i के साथ y दिया हो, j के साथ x दिया हो, तो भी आप वैसे ही करोगे। बस याद रखना लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे तो y की जगह 2x पुट कर दोगे। जैसे मैं यहां पे करके दिखाऊं तो dw इक्वल्स टू आपका इंटीग्रेशन आएगा y² i कैप प्लस x j कैप इंटू dx i कैप प्लस dy j कैप। ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं इसमें dw मतलब w के बराबर हो जाएगा। अब आप इसे सॉल्व करो तो कितना आएगा बताओ? इंटीग्रेशन y² इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन कितना? x इंटू dy। अब कैसे करोगे? y की जगह कितना पुट कर दो? 2x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 4x² dx प्लस x की जगह पे y/2 dy। अब लिमिट देख लो बच्चों, 0 से 4 है x हमारा और 0 से 2 है y हमारा। वैल्यू पुट करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है कहानी? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मान लो जो फोर्स है वो हमारा टाइम डिपेंडेंट है। कैसे? ये दिया हुआ है हमारे पास फोर्स, तो भाई वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है बताओ? F.dx मतलब dx चाहिए। तो भैया अगर ये x है हमारा, किसके बराबर है? t³/3 है, ठीक है, x है t³/3, तो क्या हम dx/dt निकाल सकते हैं? बोलो, डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा हमारा 3t²/3, 3 से 3 कट गया, आ गया t², ये होता है v के बराबर। अब लगाओ w इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ f.dx। बच्चों f तो पता ही है किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? dv/dt इंटू dx। सही है, dv/dt इंटू dx। यानी कि अगर हमारे पास dx/dt आ रहा है हमारा t², तो क्या बच्चों dx आप लिख सकते हो t² टाइम्स dt। पहले चीज तो इसे सॉल्व करा। उसके बाद अगर हमारे पास v है t², तो dv/dt कितना हो गया बताओ? 2t। सारी वैल्यूज यहां पुट करो, इंटीग्रेशन m dv/dt की जगह पे 2t और dx की जगह पे t² टाइम्स dt। क्या आपको टाइम की लिमिट दी हुई है? 4 सेकेंड, यानी कि 0 से 4। आपको जो जो कांस्टेंट नजर आ रहा है बाहर ले लेना, इंटीग्रेट कर देना। 2m बाहर है, अंदर बचा t³, उसका पावर हो जाएगी 4/4, 0 से 4 इंटीग्रेट करना, m की वैल्यू पुट करना और आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग वर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कहानी थी हमारी वर्क की। यहीं पर वर्क डन हमारे पास कुछ और भी केस बनते हैं, जैसे ये याद कर लो आप, क्या कि अगर थीटा की वैल्यू 90 से छोटी, 0 से बड़ी हो तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, उस केस में वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। यही हमने बताया था। अगर थीटा की वैल्यू हमारी 90 से 180 के बीच में होगी तो वर्क डन नेगेटिव होगा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होगी। डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। अगर थीटा 90 हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा हमारा 0 होता है। क्लियर है? समझ गए? ऐसे ही हमारे पास ये कुछ ग्राफ दिए होंगे तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे? ये एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ना? फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के एरिया बात करें, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, यही होता है हमारा किसके बराबर? वर्क डन के बराबर। याद रखना, यानी कि अगर मुझे यहां वर्क डन निकालना है, लेकिन हाँ याद रखना विद साइन रखेंगे हम। क्या? विद साइन रखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों होगा। अब ये देखो,
ये एरिया क्या है बताओ, पॉजिटिव ऊपर है, ये किसका होगा, नेगेटिव का होगा, ये किसका होगा, पॉजिटिव का। मतलब आप क्या करोगे, एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, यानी कि एरिया 1 में से एरिया 3, एरिया 2 को माइनस करोगे और एरिया 3 को क्या कर दोगे, ऐड कर। ये ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल, ये फिर रेक्टेंगल, आप सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर fx कर्व कभी दिया है तो एरिया अंडर द ग्राफ हमारा बताता है वर्क डन, बट अगर ft कर्व दिया है तो क्या होता है। देखो अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया एक तरह का इंटीग्रेशन होता है, f इंटू टी बताओ, या f इंटू डी टी की बात करते हैं, तो f इंटू डी टी याद करो, f किसके बराबर होता है, dp अपॉन dt इंटू dt, dt कितना आया, dp। यानी कि जो एरिया अंडर ft ग्राफ होता है, एरिया अंडर ft ग्राफ होता है, ये बताता है हमें चेंज इन मोमेंटम। ये वर्क नहीं बताता है, ये क्या बताता है, चेंज इन मोमेंटम। अब इससे वर्क कैसे निकालोगे, तो एक थ्योरम होती है जिसे हम बोलते हैं बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है, वर्क एनर्जी थ्योरम। आगे जाके हम प्रूफ भी करेंगे, बट यहां बता देते हैं, ये वर्क होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m फाइनल माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m इनिशियल। समझ गए, यानी कि हम कह सकते हैं हमें वहां से चेंज इन मोमेंटम मिलेगा, वो चेंज इन मोमेंटम यहां पुट करोगे तो वर्क डन मिलेगा। क्लियर है, समझ गए। ये कहानी होती है हमारी ग्राफ से। तो चाहे आपका वर्क फोर्स कांस्टेंट हो, चाहे आपका वेरिएबल हो, टाइम डिपेंडेंट हो, पोजीशन डिपेंडेंट हो, ग्राफ कैसा भी दिया हो, आप वर्क डन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ओके गुड, वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं वर्क डन बाई ग्रेविटी, फ्रिक्शन या फिर स्प्रिंग। ग्रेविटी का वर्क डन, जैसे कोई भी बॉल है यहाँ पे फुटबॉल, ये नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर थी किसी हाइट पे छोड़ दिया गया, तो ये कहां आ रही है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहां है, नीचे। वर्क डन कहां होगा, नीचे। या फिर कह लो भाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। डिस्प्लेसमेंट भी कहां है, नीचे की तरफ। दोनों को दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, सेम डायरेक्शन में होने का मतलब वर्क डन पॉजिटिव हो गया। यानी कि जब बॉल नीचे आ रही तो वर्क डन किसका होगा, mgh होगा, पॉजिटिव होगा। अरे भाई ये mgh कहां से आ रहा है, वर्क डन किसके बराबर होता है बताओ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ग्रेविटी है तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, mgh। सही है। बट अगर ये कोई बॉल ऊपर थ्रो कर दी जाए, जब बॉल ऊपर थ्रो की जाएगी तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर होगा बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लगेगा, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन वी कैन से वर्क डन विल बी नेगेटिव। समझ गए, यानी कि WG mgh। ये पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं, याद रखना ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। ये जो वर्क डन है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मतलब जो ये होता है ये हमारा कौन सा फोर्स हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे फोर्सेस जो पाथ इंडिपेंडेंट का वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, उन्हें हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। ऐसे अगर हम बात कर रहे हैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन की, तो फ्रिक्शन का वर्क जो होता है पाथ पर डिपेंड करता है कि कितना पाथ कवर किया। फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये दिमाग में कभी मत बिठाना कि फ्रिक्शन का वर्क डन सिर्फ नेगेटिव होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। कैसे कि सर मान लो कि कोई ये रिमोट ले लेते हैं, ठीक है, ये रिमोट हमारे इस पे रखा हुआ है, हाथ पे रखा हुआ है। अब हाथ और रिमोट के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होगा तभी रुकेगा, मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है। तो उस केस में अगर देखा जाए तो ये इसके साथ साथ इसको मूव करा रहा है, अपोज नहीं कर रहा है मोशन को, ये मूव करा रहा है। अगर मूव करा रहा है तो वर्क डन तो पॉजिटिव हुआ ना, ठीक है। बट अगर कोई बॉडी मोशन में आ जाए तो फिर अपोज करेगा, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो इस फ्रिक्शन हमारा पाथ डिपेंडेंट होता है, याद रखना डिपेंड करता है पाथ पे। स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वर्क कर सकता है, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा ही नेगेटिव वर्क करता है। समझ गए इस चीज को। जैसे ये बॉडी थी वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दी तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इधर, बट डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो वर्क डन किसका होगा, हमारा नेगेटिव का होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात करें तो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि इस पे जैसे इसको इलोंगेट करोगे आप, हमने फोर्स लगाया F, इस F से इलोंगेट करने से पहले मान लो इनिशियल लेंथ कितनी हो गई xi, और इलोंगेट कर दिया तो इसकी फाइनल लेंथ कितनी हो गई xf। तो वर्क डन आपको पता होगा कैसे निकलेगा, बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx। कुछ याद आ रहा है, x इनिशियल से x फाइनल तक इंटीग्रेट। और आपको पता है स्प्रिंग पे लगने वाला जो फोर्स होता है वो होता है माइनस का k टाइम्स x इंटू dx, लिमिट xi टू xf। समझ गए,
के कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन बताओ बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स इनिशियल टू एक्स फाइनल, यानी कि माइनस का k एक्स फाइनल का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये वर्क डन हो गया हमारे पास, हाफ कह सकते हो k एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर। ठीक है, अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन हमारा सिर्फ हाफ के एक्स स्क्वायर का होगा। तो चाहे स्प्रिंग हुआ, चाहे फ्रिक्शन हुआ, चाहे ग्रेविटी हुई, हर एक केस में आप वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? क्लियर है सभी को? ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा हुआ, काइनेटिक मतलब मूवमेंट। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। क्या है बताओ? एक काइनेटिक एनर्जी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब ये कहोगे सर स्केलर क्वांटिटी क्यों? इसमें तो वेलोसिटी आ रही है। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी थोड़ी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी में बात ही भले ही वेलोसिटी है, बट याद रखना इस फॉर्मूले में ये जो होता है ना, ये होता है हाफ एम इंटू वेलोसिटी वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, इसीलिए इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। समझ गए इस चीज को? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अब एनर्जी है तो उसकी यूनिट जूल होगी, है ना? ऐसा यूनिट जूल होगी, डायमेंशन ml/t-2 होगी, वो सारा कुछ निकाल लोगे। जो वेलोसिटी है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी फ्रेम मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंडेंट करती है। कुछ एक दो रिलेशन और भी है काइनेटिक एनर्जी के, दिमाग में बिठा लो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है। अगर कई सारे पार्टिकल्स होंगे, m1 v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 v2 वेलोसिटी से कर रहा है, तो नेट काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की निकालने के लिए सारी इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज को एल्जेब्रिकली ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन हमारी इसमें होती नहीं है। यानी कि हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर एंड हाफ mn bn स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशन होता है वो होता है p स्क्वायर अपॉन 2m। याद रखना p स्क्वायर अपॉन 2m। इसको ड्राइव भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो। क्या कि भैया p जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां से वेलोसिटी किसके बराबर हो गई? p अपॉन m। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी हाफ m इंटू वेलोसिटी मतलब p अपॉन m का होल स्क्वायर। तो भैया k आ गया हमारा p स्क्वायर अपॉन 2m। तो मोमेंटम किसके बराबर? √2m k के बराबर। याद रखोगे इस चीज को। तो ये कहानी है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ये देख रहे हो, ये कोई राइडर है ना, आई एम अ राइडर। तो ये मस्त चल रहे हैं बी वेलोसिटी से, इनका मास m है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी पूरी कहानी हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी की किसकी वजह से होती है? उसकी मोशन की वजह से होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कुछ ग्राफ आते हैं एग्जाम में, वो भी एक बार देख लो कैसे। पहला ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी का, जब हमारा m क्या है बताओ? कांस्टेंट है। m क्या है हमारा? कांस्टेंट है। बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, अगर हाफ m v स्क्वायर है, m कांस्टेंट कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और v स्क्वायर है, मतलब ये पैराबोला बनेगा इंक्रीजिंग में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मास का, जब हमारी वेलोसिटी क्या है बताओ? कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। और जब कोई भी ग्राफ हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो कैसा आता है बताओ? स्ट्रेट लाइन। क्या होता है बताओ? यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1/m ये होता है तब जब हम मोमेंटम क्या ले लेते हैं? कांस्टेंट। मोमेंटम लेते हैं कांस्टेंट। अगर काइनेटिक एनर्जी और रिलेशन बात करें तो k इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। अगर काइनेटिक एनर्जी हमारी 1/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर से देखा जाए तो अगर m हमारा कांस्टेंट है, m क्या है? कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। और जब कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व होता है तो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। हमने कर दिया m कांस्टेंट, और जैसे ही m कांस्टेंट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर। और जब कोई ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, मतलब इंक्रीजिंग पैराबोला बनकर आता है। ये ग्राफ आपको आने चाहिए, कोई भी ग्राफ आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, मोमेंटम वाले ग्राफ हमने लॉज ऑफ मोशन में समझाए थे आपको, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के सारे ग्राफ आपको
क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी भी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 300% से बढ़ा दिया गया। कितना बढ़ा दिया गया? 300%। तो भाई चेंज इन मोमेंटम बताओ। देखो चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इनटू 100। तो काइनेटिक एनर्जी पहले मान लो कितनी थी बताओ, के, बाद में कितनी हो गई? 300% बढ़ा दी गई, मतलब 303 टाइम्स बढ़ा दी गई, तो हो गई 4K। चेंज कितना हुआ बताओ? 2 टाइम्स हो जाएगा मोमेंटम में चेंज। और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100% आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं इस तरह में, बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं ये। क्या करोगे? इनिशियल निकालो, फाइनल निकालो, चेंज निकालो, डिवाइड कर दो इनिशियल से, इनटू 100 कर दो, बस। ठीक है, समझ गए इस चीज को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल का भी है। क्या कि एक कोई ऑब्जेक्ट था जिस ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री से थ्रो कर दिया गया। कितने से? 45 डिग्री से, यू वेलोसिटी से। इसके हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी बताओ। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होती गधों। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी जीरो हो जाएगी तो वो बेचारा, वो ऑब्जेक्ट सीधे गिर जाएगा। नहीं गिरता है ना, आगे जाता है, मतलब उसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल में हमेशा कांस्टेंट रहती है, दैट इज u cos 45 हो जाएगा। यानी कि जो वेलोसिटी है उसके कितना लगा दो? u cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर, और cos 45 पता ही कितना होता है? 1/√2, उसका स्क्वायर करो 1/2, u स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि हाफ की जगह 1/4 mv स्क्वायर हो जाएगी। अगर इनिशियल एनर्जी k थी तो उसकी आधी हो जाएगी। समझ गए? यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? आधी होती है, जो हमारी थ्रो की गई थी उसके कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट नहीं है ना? ओके, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की ये कहानी है हमारी। याद रखना, काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से होती है। फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है, मोमेंटम के साथ रिलेशन p स्क्वायर बाई 2m होता है। यहां तक पढ़ा हमने, ये सारे रिलेशन आपको पता होंगे बहुत अच्छे से। अब बढ़ते हैं कि अगर बर्नौली थ्योरम, देखो बर्नौली थ्योरम क्या होती है? बर्नौली थ्योरम कहती है कि किसी भी बॉडी पर जो टोटल वर्क होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। जैसे वर्क डन इक्वल्स टू F इंटू dx। अगर हमें टोटल W चाहिए, W, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dW, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ F इंटू dx। अब dx का इंटीग्रेशन करेंगे हम, कहां से कहां तक करेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। अभी देखना, F किसके बराबर होता है बताओ? मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है, एक्सेलरेशन इंटू dx। अब मास इंटू एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? dB अपॉन dt इंटू dx। बताओ dx अपॉन dt क्या बन गया? वेलोसिटी। मास कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, अंदर क्या बन गया? वेलोसिटी इंटू dv। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, यानी कि अगर v का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो v का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट u से v तक, यानी कि वर्क डन इक्वल्स टू m v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस m u स्क्वायर अपॉन 2। ये क्या हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, यानी किसके बराबर? डेल्टा के। तो कोई भी बॉडी की जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है वही वर्क डन के बराबर होती है। चाहे कांस्टेंट फोर्स के लिए कैलकुलेट करो, चाहे हमारा वेरिएबल फोर्स के लिए कैलकुलेट करो, दिमाग में बिठा लो क्या कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारी वो किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर होती है। क्या? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बात और दिमाग में बिठा के रखना, ये जो आप लगाओगे ना, आप रिलेशन लगाओगे P इक्वल्स टू √2mk, तो याद रखना इससे सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम की मैग्नीट्यूड आता है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आप नहीं निकाल सकते। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन भी चाहिए, बट यहां पे सिर्फ क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड। तो कभी कभी एमसीक्यू जो पूछा जा सकता है, तो इसलिए दिमाग में बैठा के रखना इस चीज को। ठीक है, ये कहानी किसकी है? हमारी ये। अब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ डिपेंडेंट होता है, तो वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या बताया था आपको? बताओ बच्चों, फ्रिक्शन। क्या होता है? फ्रिक्शन। बट अगर हम बात करें कंजर्वेटिव फोर्स की, तो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। इसमें एग्जांपल बताया था मैंने, ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ गए इस चीज को? यहां पे वर्क डन राउंड ट्रिप का 0 हो जाएगा, बट यहां पे राउंड ट्रिप 0 नहीं होगा। यहां पे राउंड ट्रिप 0 हो गया, मतलब एनर्जी कांस्टेंट होगी, बट यहां एनर्जी लॉस होगी। अब वर्क डन सारा का सारा रिकवरेबल होता है, मतलब कि वर्क डन लॉस तो हो ही नहीं रहा ना, बट यहां लॉस होता है, इसलिए सारा का सारा वर्क रिकवर नहीं किया जा सकता। क्लियर है? ये होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
नेक्स्ट आ जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। किसी भी बॉडी की मासेस के पोजीशन या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसके अंदर, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट था, धरती पर रखा हुआ था, इसको लिफ्ट करके एक हाइट पर लेके गए, तो हाइट पर ले जाने हमें वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा? इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। किस फॉर्म में स्टोर होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होगा। ऐसे ही कोई हमारे पास स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को स्ट्रेच करो, स्ट्रेच करने में हमें वर्क करना पड़ेगा। वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। जैसे ये वो और एरो वाला सीन है, इसे खींच रहे हैं हम लोग, ठीक है। जब खींचेंगे तो इसकी स्ट्रिंग क्या होगी? स्ट्रेच होगी। हमें स्ट्रेच करने में वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा? इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। समझ गए इस चीज को? ये हमारे पास ये कहानी होती है। आप कहोगे सर ये कहां से आया? तो भैया वर्क डन किसके बराबर होता है बताओ? वर्क डन होता है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx। यहां पे बस उन्होंने क्या लिख लिया बताओ बच्चों? f इंटू डी आर। आप कहोगे सर ये माइनस क्यों लगा दिया? याद रखना u होता है माइनस w, यानी कि हम वर्क करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, यानी कि हमारा लॉस होगा उसका गेन होगा, इसीलिए माइनस का होता है। वो भी डिपेंड करता है कई सारी चीजों पे, हमेशा माइनस नहीं होता, कभी माइनस होगा कभी नहीं होगा। जो जो सिचुएशन आती जाएंगी वो क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। समझ गए इस चीज को? अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो टोटल हमारे पास 3 तरह की होती है। पहली होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब होता है कि अगर कभी भी कोई भी 2 मासेस हैं, कभी भी कोई भी हमारे पास 2 मासेस हैं, हमारे पास एक मास ये हो गया, एक मास ये हो गया, और इन दोनों मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच की वो है r। तो इन दोनों मासेस के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, एक अट्रैक्शन होगा, उसकी वजह से इसमें एक एनर्जी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं Gm1m2 अपॉन r। ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही अगर कोई भी हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2, और इन दोनों चार्जेस के बीच में एक कोई डिस्टेंस है बच्चों, कितनी? r। मान लो ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है। अगर प्लस प्लस होगा तो रिपल्शन होगा, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी स्टोर होती है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, जो चार्जेस के बीच में होती है। ऐसे ही अगर मान लो कोई हमारे पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, F स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करेंगे तो उसमें हमें वर्क करना पड़ेगा। वो एनर्जी हमारी स्टोर हो जाती है किसके बराबर? माइनस का हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। इसे हम बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लास 11th के अंदर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखी है, अभी स्प्रिंग के केस हम बताई भी थी, आगे भी पता लगेगी, और हम जब सॉलिड्स पढ़ेंगे तो भी आएगा ये, ठीक है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप क्लास 12th के पहले चैप्टर में पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ये दोनों तो हमारे क्लास 11th में भी कवर हो जाएंगी। ये कहानी है किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की। तो हमने अभी तक मैकेनिकल एनर्जी में क्या पढ़ा? वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, क्या कि जो टोटल वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। अब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। ऐसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट होती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। सबका सम क्या रहेगा? हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी कन्वर्ट की जा सकती है, यानी किसी भी पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। क्लियर है? रिमेन्स कंजर्व्ड, ओके। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। क्लियर है? आगे कोलिजन में इसका यूज भी है, अच्छे से कर लेना। जैसे ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये एक चाइल्ड है, झूला झूल रही है लड़की, ठीक है। ये झूला झूल रही है तो आपको पता है जब झूला ऊपर की तरफ जाएगा तो ये अर्थ से थोड़ी हाइट पे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर इधर जाएगा। तो इन्होंने कहा है अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज, जब ये यहां पे थी तो 0.75 मीटर, यहां पे थी तो 2 मीटर हो गई। तो हमें क्या बताना है? व्हाट विल बी इट्स मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड बतानी है। यानी कि यहां पे अगर देखा जाए तो इसके पास जब ये ऊपर, आपको पता है कोई पेंडुलम है एक्सट्रीम एंड की तरफ जाता है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है।
और जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती जाती है, यानी कि मिनिमम पोजीशन पर बिल्कुल नीचे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी बट पोटेंशियल मिनिमम होगी। ठीक है, यानी कि हम कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं क्या, कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की बात करें तो हाफ एम बी आई स्क्वायर प्लस एम जी एच आई इक्वल्स टू हाफ एम बी एफ स्क्वायर, एफ मतलब फाइनल। अब यहां से देखा जाए तो फाइनल वेलोसिटी मतलब यहां पे कितनी है, 0, यहां पे इनिशियल की बात कर ली हमने, यानी कि अगर बात करें वी आई तो हाफ इंटू एम इंटू वी आई स्क्वायर प्लस एम जी। देखो सारे m तो हमारे ये m से ये सारे m कट जाएंगे। ठीक है, तो v 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने पूरी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, तो ये हाफ से 2 कट जाएगा तो v स्क्वायर बचेगा, यानी कि एक्चुअली में क्या है, वी आई है। यहां क्या हो जाएगा 2g इंटू एच आई उधर जाएगा, एच एफ माइनस एच आई हो जाएगा, 2 माइनस 0.75 कर लो सॉल्व, वी आई 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है, समझ गए, ये कहानी है। इसका लास्ट टॉपिक मतलब कि वर्क एनर्जी पावर जो चैप्टर है उसमें पावर हमारा लास्ट टॉपिक है, बट इसके बाद हमारा कोलिजन और वर्टिकल सर्किल स्टार्ट हो जाएगा। देखो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। कभी भी अगर हमें रेट ऑफ डूइंग वर्क पता हो तो हम पावर कैलकुलेट बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो पावर का मतलब होता है चेंज इन वर्क डन डिवाइड बाई टाइम। अगर इंस्टेंटेनियस पावर की बात की जाएगी तो dw अपॉन dt आपको पता ही होगा, लिमिट लगा देते हैं डेल्टा t टेंड्स टू 0, यानी कि वर्क डन हमारा बहुत कम टाइम इंटरवल पे निकालेंगे तो पावर निकल कर आ जाएगी। पावर क्या हो गया हमारा, रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया। ओके, समझ गए। अब मान लो ये हमारे पास कोई कर्व है, इससे पावर निकालनी है तो कैसे करेंगे, तो अल्टीमेट वर्क डन और टाइम का स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या निकालेंगे, स्लोप, और स्लोप से हमें पावर मिल जाएगी। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। इसकी एसआई यूनिट वॉट होती है, वॉट को जूल पर सेकंड बोलते हैं। समझ गए, ये कहानी है हमारी पावर की। तो इसके साथ ही हमारा वर्क सबसे पहले हमने कंप्लीट किया, उसके टाइप पढ़े, फिर काइनेटिक एनर्जी किया, फिर पोटेंशियल किया, उसके बाद पावर कर दिया। अब करते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन का एक छोटा सा पोर्शन, और वो है हमारा मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। यहां पे हमने लिखा हुआ है VCM, VCM मतलब वर्टिकल सर्किल मोशन। तो जहां भी आपको VCM मिल रहा है उसका मतलब है वर्टिकल सर्किल मोशन। ये हमारे पास कोई बॉडी थी, एक पेंडुलम था, उस पेंडुलम को हम लोग वर्टिकली ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे। ठीक है, हाथ नहीं घुमा रहे हैं, उस बॉडी को घुमा रहे हैं। बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे थी स्टार्टिंग में, फिर इसको ऊपर ले गए, फिर ऐसे आए। तो आपको पता है अब इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा ही लगेगा। कैसे क्या कहानी होगी, अब पूछा जाता है कि व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन, कि वो पूरा का पूरा चक्कर काट पाए। टॉप मोस्ट पोजीशन पे कितनी होनी चाहिए, ये सब वेलोसिटी पूछी जाती है। और पूछा जाता है कि इस स्ट्रिंग में नीचे कितना टेंशन था, जब वो ऊपर पहुंच गई तो कितना टेंशन था। ये सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ता है। देखो मान लिया ये पोजीशन यहां से उठ के कहां आ गई, यहां पर आ गई। ठीक है, ये जो बॉल थी जिसको ए पॉइंट पे वेलोसिटी va दी और ये उठ के कहां आ गई, इस पॉइंट पे आ गई। कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब आपको ये तो पता ही होगा किसी बॉडी का जो वेट होता है वो हमेशा नीचे लगता है mg। इस mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा दैट इज mg cos थीटा, और एक लगेगा mg sin थीटा। mg sin थीटा इसको नीचे लाना चाहेगा, mg cos थीटा इसमें टेंशन प्रोड्यूस कराएगा, और v वेलोसिटी कहां है हमारी, ऊपर। आपको पता है जो नेट फोर्स होगा तभी तो उसमें टेंशन आएगा। और कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगता है mv² अपॉन r के बराबर, mv² अपॉन r के बराबर। यहां पर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग l है इसलिए mv² अपॉन l ले ली। अब ये भी पता है अगर अंदर की तरफ को फोर्स लग रहा है मतलब t की वैल्यू ज्यादा होगी, और बाहर की तरफ जो लग रहा है दैट इज mg cos थीटा उसकी वैल्यू कम होगी, यानी कि t माइनस mg cos थीटा किसके बराबर है, mv² अपॉन l। अगर t की बात करें टेंशन तो ये हो गया mv² अपॉन l प्लस mg cos थीटा। थीटा है फ्रॉम लोएस्ट पोजीशन से कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो। अब इसमें कई सारे केस बनेंगे, ध्यान रखना इस बात को। cos थीटा चेंज होगा हर एक पोजीशन के लिए, और t की वैल्यू भी हर एक पोजीशन के लिए चेंज होती रहेगी। समझ गए इस चीज को। अब कैसे चेंज होगी, कितनी होगी, वो हम लोग अभी करने वाले हैं। देखो हमने मान लिया ये पोजीशन यहां पर तो आ ही गया था। जब ये आ गया था तो माना कि वर्टिकल हाइट उसने कितनी कवर कर ली बच्चों, ये h, क्योंकि हमें अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh चाहिए h, और टोटल कितनी थी L। अगर टोटल L थी तो बच्चों ये कितनी बची L माइनस h, और ये कितनी हो गई हमारी h। क्लियर है। अगर ये देखो ट्राइंगल नजर आ रहा होगा आपको एक,
ठीक है, ये देखो, ये आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। इसमें ये जो है ये हमारी रेडियस है, तो L बराबर हो गई, ये थीटा है, तो इस L के दो कंपोनेंट, एक L cos थीटा होगा, एक L sin थीटा होगा। L sin थीटा को कोई रोल नहीं, पूरी थी L, उसमें से इसे माइनस कर दिया, कितना बचा हमारा L माइनस cos थीटा। टेंशन हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, हर एक पॉइंट पे किसके बराबर होता है, T इक्वल्स टू mb² अपॉन L प्लस mg cos थीटा, अभी हमने निकाला था। अब आपको cos थीटा की डिफरेंट वैल्यूज लगानी है और आपको डिफरेंट आंसर्स मिलते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें हर एक पॉइंट पर एनर्जी कंजर्व रहेगी, तो एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहती है कि ए पॉइंट पे एनर्जी कितनी थी बताओ, क्योंकि H हमारा 0 है, तो हाफ mb² काइनेटिक एनर्जी, यानी कि यहां पर जो हम लगा रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी किसी भी पोजीशन पे इंटू पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पोजीशन पे। समझ गए इस चीज को। अब उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ए पे कितनी होगी, हाफ mb², पोटेंशियल भी 0 हाइट है तो पोटेंशियल कितनी होगी, 0। उसके बाद इस पॉइंट पे देखा जाए तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mb² और पोटेंशियल कितनी हो गई हमारी mgh। सही है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो h है उसकी जगह कितना लगा दिया हमने, देखो L माइनस L cos थीटा ऑलरेडी हम निकाल चुके थे, हमने इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें v² मिला, va² माइनस 2gl 1 माइनस cos थीटा, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। और फिर इक्वेशन नंबर 1 में इस v² को उठा के पुट कर दिया तो टेंशन निकल कर आया mv² अपॉन L प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। अब ये जो इक्वेशन निकल कर आई है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हेल्प से हम सारे के सारे टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखो इस पे हमारी टेंशन कितनी आई है, mv² अपॉन L प्लस 3mg cos थीटा माइनस 2mg। याद रखना इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू चेंज होती रहेगी और टेंशन हर एक पॉइंट पर निकलता हुआ नजर आएगा हमें। जैसे एक ए पॉइंट पे बात करें तो ए पॉइंट पे बच्चों थीटा कितना है, 0, cos 0 की वैल्यू 1, 3mg माइनस 2mg सिर्फ mg, यानी कि टेंशन एट ए कितना हो गया, mb² अपॉन L प्लस mg। अगर बी पॉइंट पे बात करें तो अब एंगल कितना बन गया, 90, थीटा 90, cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों, 0, cos 90 0 हो गया, मतलब कितना, T एट बी इज mb² अपॉन L माइनस 2mg। सी पॉइंट पे पहुंच गए तो थीटा कितना हो गया बताओ बच्चों, 180, यानी कि 180 का मतलब T एट सी जगह इतना। अब अगर नजर आ रहा हो इस पे कितना था, mb² अपॉन प्लस mg, इस पे माइनस 2mg, इस पे माइनस 5mg, यानी कि यहां पर जो टेंशन है इस पॉइंट ए पे वो सबसे ज्यादा है, फिर कम हुआ, फिर सबसे कम हो गया, यानी कि टॉप मोस्ट पोजीशन पर टेंशन की वैल्यू सबसे कम होती है। समझ गए इस चीज को, टॉप मोस्ट पोजीशन पे टेंशन की वैल्यू सबसे कम होती है। याद रखोगे, ए पे mb² L प्लस mg, बी पे mb² अपॉन L माइनस 2mg और सी पे माइनस का 5mg। क्लियर है। अगर किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है, किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन कंप्लीट करना है तो टॉप मोस्ट पोजीशन पर टेंशन की वैल्यू 0 या फिर 0 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी लेते हैं हम लोग, 0 ले लेते हैं। अगर 0 ले लोगे तो टेंशन एट सी की वैल्यू mba² अपॉन L माइनस 5mg इक्वल्स टू 0, तो ba² कितना आया, 5mgl, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर पूरा सर्किल चक्कर काटना है तो लोएस्ट पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी √5gl के बराबर होनी चाहिए। याद रखोगे इस चीज को, यानी कि किसी भी बॉडी को अगर पूरा चक्कर काटना है तो बॉटम मोस्ट पोजीशन पे जो उसकी वेलोसिटी होनी चाहिए वो √5gl के बराबर होनी चाहिए। क्लियर है। ऐसे ही हम डिफरेंट एंगल्स पे निकाल सकते हैं, क्या कि इस पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए बताओ, इस पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, तो इस पॉइंट पे अभी हमने देखा कि जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर बॉडी आ जाए तो टेंशन क्या हो बताओ, मिनिमम हो, मिनिमम मतलब लगभग 0 के बराबर हो, और किसी पॉइंट पे टेंशन प्लस mg किसके बराबर होगा, mb² अपॉन r। अरे होगा या नहीं, इस पॉइंट पे टेंशन कहां है, नीचे की तरफ, mg कहां है, नीचे की तरफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रख दिया, तो यहां से क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी आ गई हमारी, √gl। अब दो कंडीशन आपके पास आई, कोई भी बॉडी पूरा चक्कर काटेगी तब जब उसके बॉटम पॉइंट पे वेलोसिटी √5gl के बराबर हो या उससे ज्यादा हो। दूसरी कंडीशन, कोई भी बॉडी
सर्कुलर मोशन तभी करेगी, वर्टिकल सर्कल तभी परफॉर्म कर पाएगी जब उसकी वेलोसिटी टॉप मोस्ट पोजीशन पर √GL के बराबर होनी चाहिए। समझ गए इस चीज को? तो ये 2 पॉइंट अभी हमने निकाले हैं, प्लस हमने टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करी है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से देख सकते हो यहां पे कितनी एनर्जी होगी, यहां पे कितनी एनर्जी होगी, यहां पे कितनी एनर्जी होगी। हर एक पॉइंट पे एनर्जी निकालोगे तब भी आपकी हमारी वेलोसिटी वही निकल कर आएगी। क्लियर है? तो चाहे आप एनर्जी से निकाल लो, चाहे आप टेंशन से निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। ओके बच्चों, ओके क्लियर है? ठीक है, ठीक है। तो अब इसी तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो वर्टिकल सर्किल में टॉप मोस्ट पोजीशन पे √GL वेलोसिटी होनी चाहिए और नीचे कितनी होनी चाहिए, √5GL। यहां पे टेंशन कितना होना चाहिए बताओ, 6 mg के बराबर। यहां टेंशन कितना होना चाहिए, 0। बीच वाले पॉइंट पे थीटा की वैल्यू 90 थी तो टेंशन 3 mg, यहां कितना 3 mg। यहां VC की वैल्यू √3GL, यहां VC की वैल्यू कितनी √3GL। क्लियर है? तो ये कहानी है हमारी मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल की। कितना वेलोसिटी होनी चाहिए, कितना हमारा आगे आना चाहिए। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कोलिजन की। किसकी बात करते हैं हम लोग, कोलिजन की। हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। ऐसा नहीं हुआ, जैसे ये बॉडी थी, यहां पे हमने √5GL इसको वेलोसिटी नहीं दे पाए, उससे कम दी, तो क्या होगा, ऊपर जाएगी वापस आ जाएगी, यानी कि ये क्या करेगा बताओ, ऑसिलेशन करेगा। तो याद रखोगे √5GL से कम होगा तो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा। ठीक है, बात करते हैं कोलिजन की। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, है ना। एक सज्जन व्यक्ति थे, खड़े हुए थे, एक पापा की परी ने आके उसे ठोक दिया आगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो एक एग्जांपल है, कोलिजन का मतलब है दो बॉडीज के बीच में इंपैक्ट होना जिससे कि मोमेंटम का ट्रांसफर हो पाए। ठीक है, ये होता है कोलिजन। कोलिजन मतलब दो बॉडीज का आपस में टकराना। ये बॉडी 1 थी, ये बॉडी 2 थी। ठीक है, इस बॉडी 1 को बॉडी 2 से टकराए तो इसने इस पे नॉर्मल एक्शन लगाया, इसने इससे बनाया, थोड़ा सा कोलिजन हुआ। कोलिजन मतलब कि मोमेंटम का ट्रांसफर हुआ। ये कोलिजन को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, एक होता है लाइन ऑफ इंपैक्ट के बिहाफ पे और दूसरा होता है काइनेटिक एनर्जी के बिहाफ पे। लाइन ऑफ इंपैक्ट के बिहाफ पर हम कोलिजन को दो तरह से कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज हेड ऑन कोलिजन और दूसरा होता है ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन मतलब 1 डायमेंशन, ऑब्लिक मतलब 2 डायमेंशन। दूसरा, और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एक कोलिजन ऐसा है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती ही रहती है, वो होता है इलास्टिक कोलिजन। और उसके बाद अगर काइनेटिक कंजर्व नहीं है तो इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक के अंदर भी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी आता है हमारा। ठीक है, बट एक बात जरूर ध्यान रखना कि जो टोटल मोमेंटम होता है बॉडी का वो हमेशा ही कंजर्व रहता है। मोमेंटम क्या रहता है, हमेशा ही कंजर्व रहता है। 1 डायमेंशन में क्या हुआ, एक बॉडी थी ये, एक बॉडी थी ये, टकराए, टकराने के बाद थोड़े टाइम के लिए कांटेक्ट में थे, फिर क्या हो गए, अलग हो गए, यानी कि इसने अपना कुछ मोमेंटम इस बॉडी को ट्रांसफर कर दिया। अगर हेड ऑन कोलिजन की जगह पे ऑब्लिक कोलिजन की बात करें तो एक एंगल पर ये आएगी और दूसरे एंगल पर ये हमारी चली जाएगी, यानी कि 2 डायमेंशनल कोलिजन होगा तब। क्लियर? अगर इन इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं तो हमारी काइनेटिक एनर्जी देख रहे हो कंजर्व नहीं है, चाहे परफेक्टली इलास्टिक है तो भी कंजर्व नहीं है। बट इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, यानी कि जब भी कहा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है ऐसा कोलिजन जिस कोलिजन में एनर्जी कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है और मोमेंटम भी कंजर्व रहता है। बट इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है बट मोमेंटम कंजर्व रहता है। ठीक है, होता क्या है इलास्टिक कोलिजन में, आप देखो जैसे अभी हमने पढ़ा था क्या कि इस बॉडी ने इससे टकराया, मोमेंटम ट्रांसफर किया, आगे चले गए और इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई। इन इलास्टिक कोलिजन अगर परफेक्टली है तो ये दोनों बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगी और दोनों के दोनों सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ को मूव करेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो अगर देखा जाए, समराइज करें हम लोग, तो इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन है जिसमें मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। इन इलास्टिक कोलिजन में परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है मोमेंटम कंजर्व होगा बट दोनों बॉडी आपस में चिपक के आगे की तरफ को जाएंगी, एनर्जी का लॉस होगा, मतलब वेलोसिटी वो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। क्लियर है, समझ गए? ये कहानी थी हमारी कोलिजन की। ओके, अब ये हमने पढ़ लिया, हमने परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होगा और ये कितना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन 1 डायमेंशन। आपको पता है इसमें दो चीजें कंजर्व रहती हैं, क्या, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। हमने माना एक बॉडी थी m1 मास की, इसकी वेलोसिटी कितनी थी u1,
एक बॉडी थी m2 मास की, इसकी वेलोसिटी कितनी थी u2, वो कोलिजन के पहले। जब ये टकराएंगे तो टकराने के बाद क्या होगा बताओ बच्चों, टकराने के बाद इस m1 मास की वेलोसिटी कम हो जाएगी, m2 मास की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोमेंटम का ट्रांसफर हो चुका है। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 किसके बराबर होगा, m1v1 प्लस m2v2 के बराबर होता है। और एनर्जी भी कंजर्व रहती है, यानी कि हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर होगा। इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास नजर आएगा u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। बच्चों u1 माइनस u2 जो है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और v1 माइनस v2 या फिर v2 माइनस v1 जो है वो क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। यानी कि हम कह सकते हैं वेलोसिटी जो है अप्रोच वही वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर होती है। क्लियर है? ये किस केस में, कोलिजन इन वन डायमेंशन। बट यहीं पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछता है कि इस v1 की वैल्यू बताओ, इस v2 की वैल्यू बताओ। अगर v1 और v2 की वैल्यू तुम्हें बतानी है तो बहुत आसान है, इस इक्वेशन से ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन से v2 की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे, है ना। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, इसमें किसी से भी v1 या v2 की वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दो तो आपके पास v1 निकल कर आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 2m2u2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही अगर इस v1 वेलोसिटी को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके पास v2 का एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये कहानी थी हमारी किसकी, कोलिजन इन वन डायमेंशन की, जिसमें हमने v1 भी निकाला और v2 भी निकाला। एक बात ध्यान रखना, अगर कोलिजन ये हमारा m1 और m2 बराबर हैं, मासेस दोनों आपस में बराबर हैं, तो v1 और u2 बराबर होंगे। मतलब जो पहली बॉडी की वेलोसिटी थी वो दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी और दूसरे वाले की पहले में आ जाएगी, और दूसरा v2 u1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट यहीं पर अगर m1 मास हमारा m2 से बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा है, तो v1 माइनस u1 प्लस 2u2 के बराबर होगा और v2 u2 के बराबर होगा। यहीं पे अगर m2 मास हमारा बहुत छोटा है m1 की कंपैरिजन में, तो v1 किसके बराबर होगा, u1 के, और v2 किसके बराबर होगा, माइनस u2 प्लस 2u1 के। ये कहानी है हमारी किसकी, कोलिजन की। क्लियर है? ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और जाता है जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है उनके रेशियो को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, या फिर कह सकते हो आफ्टर कोलिजन में बोलते थे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब एक बात और ध्यान रखना कि भाई ये तो हमने लिख दिया, ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये भी बताता है कि कोलिजन किस तरह का है। अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 है, मतलब u1 माइनस u2 v1 माइनस v2 के बराबर होगा, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा। इस कोलिजन को हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते थे। सही है। अगर कहीं पर ऐसा आ जाए कि ई की वैल्यू कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन 0 हो जाए, 0 होने का मतलब क्या होगा कि भाई v1 माइनस v2 0 हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने पढ़ा ना, ई के ऊपर आ रहा है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v2। ये अगर 0 हो गया मतलब v2 और v1 क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और v2 v1 आपस में बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों एक दूसरे से चिपक कर आगे की तरफ बढ़ रहे हो। अगर दोनों एक दूसरे से चिपक कर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। समझ गए? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वर्क पढ़ा। वर्क में क्या था, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, ये पढ़ा। उसके बाद हमने डिफरेंट वर्क निकाले, चाहे कांस्टेंट फोर्स हो गया, चाहे वेरिएबल फोर्स हो गया, चाहे ग्राफ हो गया, उससे हमने सॉल्व किए। उसके बाद आई काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ mv स्क्वायर के बराबर थी। मोमेंटम के साथ रिलेशन कितना था, √2m के था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी के कई सारे ग्राफ देखे। ग्राफ देने के बाद आगे पोटेंशियल एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी आई, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, mgh थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आई थी, हाफ kx स्क्वायर। और लास्ट में क्या था हमारा, कौन सी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कहा था जो ग्रेविटेशनल और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हम क्लास 11 में पढ़ेंगे, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी 12th में आएगी। फिर आई वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें हमने देखा कि वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। उसके बाद क्या पढ़ा हमने, उसके बाद आया हमारा मोशन इन अ वर्टिकल सर्किल। वर्टिकल सर्किल में देखा कि नीचे वाले पॉइंट पर वेलोसिटी √5gl है, तो ये हमारा पूरा का पूरा मोशन कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा।
ऐसे हमने टॉप मोस्ट पोजीशन में वेलोसिटी निकाली, अंडर रूट जीएल के बराबर आई। लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाला, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन निकाला, बीच में निकाला, हर एक पॉइंट पे टेंशन और वेलोसिटी कैलकुलेट की। ये था मोशन ऑफ वर्टिकल सर्किल। उसके बाद आया कोलिजन। कोलिजन हमने देखा, कोलिजन का मतलब होता है इंपैक्ट होना, किसी बॉडी का दूसरी बॉडी पे टकराना। और हमारे पास निकल कर आया दो चीजें, क्या कि भाई एक तो कोलिजन इलास्टिक होता है, एक इनलास्टिक होता है, एक परफेक्टली इलास्टिक होता है, डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी पे, बट एक डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इसके बिहाफ पे हमने देखा, इसको कहा इलास्टिक कोलिजन, वो क्या बोलते हैं इसको, हेड ऑन कोलिजन या फिर ऑब्लिक कोलिजन। हेड ऑन का मतलब वन डायमेंशन, ऑब्लिक का मतलब टू डायमेंशन। अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, मोमेंटम कंजर्व है, तो इन इलास्टिक कोलिजन होगा। और इन इलास्टिक कोलिजन में दो तरह के देखे थे, एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन था जिसमें कोई दो बॉडीज आपस में कोलिजन के बाद चिपक जाएंगी और आगे की तरफ को बढ़ेंगी। फिर हमने वेलोसिटीज निकाली किसी चीज की, बताओ। हमने निकाला कि जब वन डायमेंशन कोलिजन हो रहा है तो वेलोसिटी कितनी आएगी, v1 कितनी आई, v2 कितनी आई। फिर देखा कि अगर दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, m1 की वैल्यू m2 से छोटी हो जाए तो क्या होगा, m2 की वैल्यू m1 से छोटी हो जाए तो कितना होगा। ये कहानी है किसकी, हमारी पूरी की पूरी कोलिजन की। उसके बाद आया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसने ये बताया कि कोई भी कोलिजन कैसा होता है। हाँ, अगर E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो हमारा इलास्टिक कोलिजन नहीं होगा, परफेक्टली इलास्टिक नहीं होगा, वो एक इनलास्टिक कोलिजन कहलाएगा। क्लियर है, समझ गए। ये कहानी थी हमारी किसकी, वर्क, एनर्जी एंड पावर की। इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। भले ही आपको लगा हो कि सर बहुत जल्दी करा, लेकिन हाँ, आप देखो एक बार इस वीडियो को और देखना, आपको सारे के सारे कंसेप्ट मिल जाएंगे। अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट www.physicsradar पर जाइए, फ्री रिसोर्स में आपको इस चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी, वो कौन सी होगी, वो होगी हमारी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। हो सकता है थोड़ी सी लंबी क्लास हो, उससे पहले आप एक बार वेक्टर जरूर पढ़ लेना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जरूर पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू बच्चों फॉर अटेंडिंग द क्लास।